हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द क्यू टॉक शो के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी के उस एंगल के बारे में जो स्कूल्स और कॉलेजेस ने हमें कभी नहीं सिखाया और इंस्टाग्राम ने हमें कंफ्यूज कर दिया। हर कोई कहता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बट कैसे? आज हमारे साथ है एक ऐसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच जिन्होंने 1000+ स्टूडेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखे हैं। स्कूल्स और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में सॉफ्ट स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस, नेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में कंटेस्टेंट्स को ग्रूम करने का एक्सपीरियंस, एनडीटीवी जैसे नेशनल टीवी चैनल्स पे एज अ पैनलिस्ट रहना और सोसाइटी में मोबाइल डी एडिक्शन के लिए एक्टिवली अपना योगदान देना। Our esteemed guest, Mrs. Manisha Yadav, ma'am. So, thank you so much, ma'am, for joining us. I am humbled. Thank you so much for having me here. So, ma'am, आपसे जानना चाहेंगे आज के लिए बहुत हॉट टॉपिक हो रखा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। So, एक ऐसा क्या एग्जाम्पल आप सेट करेंगे इस पॉडकास्ट में जिससे लोगों की लाइफ और बेहतर हो सके इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? आई एम ग्लैड कि इस बारे में बात हो रही है और लोग अवेयर हैं इस टॉपिक को लेकर के। बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैव ऑलवेज बीन देयर, है ना। बचपन से लेकर के बड़े होने तक हम जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लेते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। अब हम थोड़ा सा लाइफ स्किल्स के ऊपर हाईलाइट करेंगे, मतलब जीवन जीने की एक कला और शैली पे थोड़ा सा बात करेंगे और आई थिंक That's all they can take, and वही तो चाहिए ना लाइफ में, हम जिए कैसे। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का अपना बने रहिएगा। मनीषा मैम, हम जानना चाहेंगे, आपने 1000+ स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है और ट्रेन किया है। ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? थैंक यू, मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इस बारे में बात कर पा रही हूँ। जर्नी जो है, मुझे लगता है जब हम इस दुनिया में आते हैं तब से हमारी शुरू हो जाती है। इट्स जस्ट हमें अपने पैशन को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। सो इवन आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं आपको नहीं बोल सकती कि वो दिन या उस फलानी घटना से मुझे रियलाइज़ हुआ या वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे बचपन से ही जब जितना मुझे याद है, पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स बोलते थे कि मुझ में एक थोड़ा सा टीचर क्वालिटी है। I'm a good guide and I motivate my siblings and of course the cousins and every friend। मुझे लगता था मुझसे बात करके उनको थोड़ा सा बेटर फील होता है, बट इतना हम खुद को ना सेल्फ अवेयर नहीं होते, हम खुद के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जब करियर बनाने की बात आती है तो जिस ज़माने से हम हैं वहाँ तो कोच एज अ करियर कभी कुछ था ही नहीं। ये तो कोविड में ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, पॉपुलर हुआ है ये प्रोफेशन। बट उससे पहले ही आई वॉज ऑलरेडी इन टू दिस कोचिंग फील्ड। आई वॉज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच फॉर एन एविएशन इंस्टीट्यूट। सो दे गेव मी दिस टाइटल एंड आई जस्ट फॉलोड इट एज प्रोफेशन। आई रियलाइज वहाँ पर कि इट्स माई पैशन, बिकॉज मैं इस काम में थकती नहीं थी। आई वॉज गिविंग गुड रिजल्ट्स, बच्चे मुझसे बहुत कनेक्टेड फील करते थे। एंड उस साल वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ में ऑलमोस्ट 20% उसी इंस्टीट्यूट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। सो आई गॉट मेनी कॉम्प्लीमेंट्स एंड माई हस्बैंड इज एन आर्मी ऑफिसर, सो वी कीप गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो जब मैं वहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह गई तो दोज किड्स वर मिसिंग मी एंड दे वर टेलिंग मी, उन्होंने आइडिया दिया आप यूट्यूब पे वीडियोज डालो सो दैट वी कैन एक्सेस एंड वी कैन वॉच, कनेक्शंस के आजकल प्लेटफॉर्म। यस, सो that is how my journey started, even as a coach and also as on YouTube also। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी करने का सोचा और सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ अब तो मैं। सो आई टुक माय सर्टिफिकेशन आल्सो। या, थैंक यू फॉर लवली क्वेश्चन दो। तो मैम, आपका एक कॉन्सेप्ट है पर्सनैलिटी जिम। सो हमने फिजिकल जिम देखे हैं, हमने बहुत तरह के योगा सेशंस, योगा मेडिटेशंस के जिम देखे हैं। ये पर्सनैलिटी जिम थोड़ा सा एक यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये जिम में क्या करते हैं आप? जिम का नाम देते ही एक तरीके से माइंड में आता है बॉडी बिल्डिंग, एक्सरसाइजिंग, हीलिंग, फिजिकल मसल बिल्डिंग, है ना, एक्सरसाइज, एक्टिविटीज। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एक तरीके का मसल बिल्डिंग है। आप मसल मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं ना किसी चीज के लिए, आप डेडिकेटेडली
अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐड ऑन करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं जी। सो वहां पर उस टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रेन एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे हम मिरर टॉक करते हैं, जैसे हम एफर्मेशंस रिपीट करते हैं, हम रोल प्लेज करते हैं डेडिकेटेडली टू डेवलप योर पर्सनालिटी एंड ऑल्सो टू नो द पर्सनालिटी ऑफ पीपल एंड देन वर्क ऑन देम। सो दैट इज वाई ये उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैम, आईआईटी इंस्टीट्यूट्स और एनडीटीवी जैसे चैनल से जुड़ने का आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला और क्या आपकी जर्नी रही, कुछ आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं? Surely I'll be very happy to share with the audience. सबको पता है IIT बहुत prestigious इंस्टीट्यूट है, तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ पर I have conducted workshops. So workshops for the students of IIT and also for the faculty members of IIT. Faculty के लिए specially जो हमने conduct की workshops, they were based on interpersonal relations. How they have to deal with the students. बिकॉज स्टूडेंट्स वहाँ पर पर्टिकुलर स्टूडेंट मतलब टिपिकल स्टूडेंट नहीं है वहाँ पर, है ना। वहाँ पर वो स्टूडेंट है जो ऑलमोस्ट एक मतलब डिसीजन ले चुका है अपने प्रोफेशन का, मेच्योर पर्सन है। सो उनसे डील करना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो हाउ टू क्रिएट अ बॉन्ड एंड हाउ टू क्रिएट द अंडरस्टैंडिंग, उससे बेस पे हमने वर्कशॉप्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप्स हमने लिए फॉर द फैकल्टी मेंबर्स। और जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ी बात मुझे वहाँ पर जो आप लर्निंग कीप कर रहे हैं, मुझे बहुत शेयर करना चाहूँगी कि जो इंटेलेक्ट है उससे आपके कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। वहाँ पर कितने इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, वो पूरा एग्जाम क्रैक करके वहाँ पर पहुँचते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करके, लेकिन यू कांट से एवरी पर्सन हु इज इंटेलिजेंट इज कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज और इज अ पब्लिक स्पीकर। बिल्कुल। तो वहाँ पर हमने जो वर्कशॉप्स दी, जनरली वो वहाँ पर जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं उससे पहले कंडक्ट कराते हैं, सो दैट आर्टिकुलेशन आए, किस तरीके से जो आपके सीवी पर लिखा है वो आप प्रेजेंट कर सकें कि मेरे ब्रेन में क्या है, वर्बली आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं उस चीज को। बिकॉज सीवी पर तो प्रिंट, आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं जिनके ऊपर आपका सीवी रेडी हो जाता है, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन आप उन चीजों को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द पैनल जो आपको सिलेक्शन के लिए आया है। सो वहां पर थोड़ा सा हम काम करते हैं उनकी पर्सनालिटी के ऊपर। और अच्छी बात ये है, वहां पर मुझे ये सीखने मिला कि एवरीवन इज so welcoming, everyone is so understanding, because जब पढ़ा लिखा इंसान होता है उसे पता है कि ये फील्ड मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत अच्छा लर्नर है, तो वो दूसरी फील्ड पे भी उतना ही अच्छे से काम करना पसंद करते हैं। सो दे आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दीज सेशंस। आपने एनडीटीवी की बात की, एनडीटीवी इज अ नेशनल प्लेटफॉर्म। जब आप, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा कि मुझे सबको शेयर नहीं करना पड़ा। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, दे गॉट टू सी द वीडियो क्लिप एंड दे कॉन्टैक्टेड मी एंड दे कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो उससे मुझे सिर्फ ये फील हुआ कि जो मेरा पैशन मैं फॉलो कर रही हूँ उसको वैलिडेशन मिला। जब आप कंसिस्टेंटली एक दिशा में काम करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं उस फील्ड में, तो वो कभी ना कभी तो रिकॉग्नाइज करता है, मतलब रिकॉग्निशन लेके आता ही आपकी लाइफ में। सही है। That is what I felt. Gen Z जनरेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो Gen Z जनरेशन में कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड करना चाहिए और कैसे बिल्ड हो सकता है? देखिए, आई वुड से ये वो जनरेशन है जो इतनी ब्लेस्ड है। दे हैव 3 A's. They have awareness, they have access and they have ambition, है ना। अवेयरनेस उनको कैसे है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के साथ बॉन्ड, ये जनरेशन के साथ पेरेंट्स का बॉन्ड बड़ा फ्रेंडली रहा। सो दे आर अवेयर ऑफ ग्लोबल इश्यूज ऑल्सो, मेंटल हेल्थ ऑल्सो एंड एवरीथिंग दे आर अवेयर। उनके पास एक्सेस है इंटरनेट का, प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस है उनके पास। दे डोंट नीड अ प्लेटफॉर्म, उनको कोई लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम में खुद को लॉन्च करते हैं, यूट्यूब है, अपना खुद का सब कुछ करते हैं। सो दे आर ब्लेस्ड जनरेशन एंड एम्बिशन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इतने पहले होता था कि आप किसको आइडल मानते हैं, आज आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। आपके हो सकता है कि पड़ोस में जो रहते हैं वही आपके आइडल है, बिकॉज एवरीवन इज सो मच इंस्पायरिंग नाउअडेज। जो कमी है ना वो सिर्फ एक्शन की कमी है। 3 A's हैं, एक A मिसिंग है, एक्शन। क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, एक्शन नहीं लेते, सोचते बहुत है, क्रिएटिव बहुत है, उनके पास आइडियाज भी बहुत हैं,
बट उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक्शन पे काम करना चाहिए मुझे लगता है। और मैम इस प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, स्पेशली फॉर जेन जी जनरेशंस? सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो चीजों को। तो उसकी ना एक चार्ट होता है जिसको हम टाइम मैनेजमेंट में सिखाते हैं, क्वाड्रेटिक 2 कॉलम चार्ट होता है, जिसके थ्रू आपको पता चलता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टास्क। 1 यू हैव टू 3 Ds से हम उसको याद करते हैं, डू इट नाउ और डिले इट और डिलीट इट। सो यू हैव टू डिसाइड कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है, इसको अभी के अभी मुझे करना है। अभी नहीं करोगे तो आप एक काम नहीं, अपने जो आप डिले कर रहे हो ना काम, वो भी आपके अर्जेंसी में आ जाएंगे। सो यहीं से शुरू हो जाती है प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपने पहले काम को आगे खिसका दिया तो फिर आप आगे शिफ्ट करते जाते हो, लेकिन आपने उन सेकंड्स, चंद सेकंड मतलब 3 सेकंड्स में डिसाइड कर लिया कि मुझे, फॉर एग्जांपल आपको उठना है सुबह, ठीक है, आपका अलार्म आपने लगा के सोए एंड यू आर वेरी मोटिवेटेड कि मॉर्निंग में तो मुझे जगना है, वॉक पे जाना है या फिर जो भी करना है। आपने अलार्म को स्नूज पे डाल दिया ना, फिर आप नहीं जग पाओगे। स्नूज से पहले, दबाने से पहले आप डिसाइड करो कि आई हैव टू गेट अप एंड देन कुछ मत सोचो और उठ जाओ। नहीं हुआ ना प्रोक्रेस्टिनेशन, वरना अलार्म भी तो स्नूज हो जाता है। सो सिमिलरली आप ब्रेन स्नूज कर रहे हो बार बार। सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में कभी बात नहीं करी गई। सो जो हमारी जनरेशन है उनमें कौन से ऐसे 3 सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए जो हर एक इंडिविजुअल में नेसेसरी है? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि स्कूल्स में जनरली पेरेंट्स ने भी जो रोल प्ले किया वो मार्क्स पे ज्यादा ध्यान दिया है ना। जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो होती ही लाइफ स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स का इंटरेस्ट कम रहता है तो स्कूल प्रेशराइज नहीं कर सकता। लेकिन उनके करिकुलम में हमेशा से लाइफ स्किल्स और एकेडमिक्स का बैलेंस रहा है। इट्स जस्ट हमने एज हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स रहे उन्होंने थोड़ा उसको अंडर एस्टिमेट किया। अब आते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। वो 3 आप पूछ रहे हैं तो वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट इट्स गुड। मेन मैं आपको 3 बताती हूँ। पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल मतलब आप अपनी बात को आर्टिकुलेट कर पाओ। बेसिक भाषा में बता रही हूँ कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो सही तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाओ, ताकि उसको गलत ना समझा जाए। आपकी जो इंटेंशन है वो नियत सही पहुंचे लोगों तक। मतलब आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, टोन में गड़बड़ हो गई तो उसका गलत मतलब चला जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। आई वोंट से कॉन्फिडेंस, बिकॉज ये 3 चीज आ जाएंगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेकेंड वन इज सेल्फ अवेयरनेस एंड परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग। परसेप्शन का मतलब होता है आपका ओपिनियन किसी और के ओपिनियन से डिफरेंट हो सकता है। इस बात को समझने से आप काफी हद तक बहुत ही काम पर्सन हो जाते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं ऑटोमेटिक। आप प्लेजेंट हो जाते हैं, मतलब आप एक अच्छी पर्सनालिटी हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों को भी समझ रहे हैं। और अपने सेल्फ अवेयर होकर के समझना मतलब आप ये बात भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये मेरा परसेप्शन है जो कि सामने वाले से अलग हो सकता है। एंड थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमने प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की थी, टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस जनरेशन के साथ, जिसकी वजह से चीजें वो एक्शन नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि हमारी लाइफ में पता नहीं क्यों 24 आवर्स है। पिछले जमाने में पता नहीं कितने घंटे होते थे, जमानों से 24 घंटे ही हैं। लेकिन पहले लोग या फिर आज भी बहुत लोग उसी 24 घंटे में बहुत सारा काम कर लेते हैं और हम वहीं रहते हैं। होते तो वो 24 घंटे सबके लिए ही है। बिल्कुल, वो आप कैसे मैनेज करते हो, दैट्स एन आर्ट, दैट्स एन स्किल। राइट। सो बहुत सारे जेन जीज और यंग जनरेशन आजकल बिजनेसेस और नए नए स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहे हैं। हम रोज रोज न्यूज़ चैनल्स पे और टीवी चैनल्स पे देखते हैं। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बिजनेसेस में और स्टार्टअप्स में क्या रोल है? आपको क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग तो 100% पर्सनालिटी डेवलपमेंट या एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी 100% एक बिजनेस में रोल प्ले करती है। यस, जो भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज है ना, वहां पर अगर वो अटकती है तो वो आपकी पर्सनालिटी के कारण अटकती है। आइडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप उसको अगर किसी को पिच ही नहीं कर पा रहे हो। शार्क टैंक देखा आपने? जी। कितने आइडियाज आते हैं, अगर आप कन्वे नहीं कर पाते हो अपने आइडिया को तो आप कितना ही जीनियस हो। आप वहां पर
मुझे नहीं लगता कि जो कम्युनिकेट नहीं कर पाया उसको पैसे मिले होंगे या उसको पार्टनरशिप मिली होगी। किसी का बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया भी होता है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो उसको नहीं मिलती पैसे। इनफैक्ट शार्क टैंक में आपने देखा होगा वो गाइड करते हैं कि आप ऐसे बताओ, आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो, अरे ये वाली तो आपकी स्ट्रेंथ है, इसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे आप। वो खुद गाइड कर रहे हैं ना, तो वो क्या गाइड कर रहे हैं, वो यही चीज तो गाइड कर रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है, उस पर काम करो, सॉफ्ट वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। सो मुझे लगता है कि पर्सनालिटी का मेजर रोल है। और पर्सनालिटी में आई वुड ऑल्सो करेक्ट जो कुछ मिथ है कि आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं ब्रांडेड, इट मेक्स योर पर्सनालिटी। नहीं नहीं नहीं, वो तो रैपिंग है, अंदर जो गिफ्ट है वो है रियल पर्सनालिटी। अगर अच्छी रैपिंग के अंदर आप शूज फटा हुआ डाल के दे दोगे तो क्या कोई खुशी से पहन लेगा? नहीं ना। सो अंदर की चीज अच्छी होनी चाहिए, बाहर चाहे फिर न्यूज़पेपर की रैपिंग हो, समझ रहे हैं। सो अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं है, आप किस तरीके से अपनी बात को बोलते हो किसी भी भाषा में। और स्माइल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना, आप भी स्माइल किया करो, ठीक है। सो स्माइल इज द मेजर थिंग बिकॉज वो बहुत वेलकमिंग होती है। वैसे ही बेसिकली ये गलत फहमी बस हट जानी चाहिए कि बस अच्छे कपड़े और क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे कपड़े तो मेरी पर्सनालिटी कभी वैसी दिखेगी नहीं, ये गलत फहमी है। अगर आपके पास आपका बिजनेस अच्छा चल जाएगा तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके खुद ड्रेसिंग खुद चेंज हो जाएगी। सो या कपड़ों पे पर्सनालिटी डिपेंड करती है। देखिए ब्रांड आई वोंट से, लेकिन ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपकी वार्डरोब में अगर 4 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं तो आप क्या कॉम्बिनेशन पहन रहे हो, उस पे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है या फिर मजाक उड़ रहा है, वो बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने एक व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहनी जिसके दोनों शेड्स डिफरेंट हैं तो आप बोलोगे ये पैंट तो मैंने बहुत अच्छी ली थी और इस पे मेरे को काफी तारीफ मिली थी, ये शर्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। और व्हाइट शूज पहन रहे हो जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट के साथ आपने बेज पैंट पहन ली तो भी वो अच्छी लग रही है, राइट। सो दैट इज अगेन अ सेंस जो कि प्रैक्टिस करके आएगी। मतलब गलतियां करके इंसान सीखता है। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आई वुड लाइक टू से, बिकॉज पर्सनालिटी, मेरे पास जो जनरली स्टूडेंट्स आते हैं या एंटरप्रेन्योर्स जो आते हैं सेशंस के लिए, वो कहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन, तो मैं उनको बताती हूँ कि आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है। वो कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करना है कि हम वहाँ पिच कैसे करें, या फिर कहीं हम जाते हैं तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस कम फील होता है, तो हमें कॉन्फिडेंस पे काम करना है। सो कॉन्फिडेंस पे काम पता है कैसे होता है? मेरा डिसीजन गलत तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डाउट्स जो है ना इनके पार हो जाने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मतलब छोटे बच्चे से सीखते हैं, जब बच्चा चलना सीखता है वो गिरता है, उसको नहीं पता कि मैं उठ पाऊंगा कि नहीं, पर वो गिर जाता है, पर वो फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और फिर एक दिन दौड़ता है। कॉन्फिडेंस इज लाइक दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस रॉन्ग डिसीजंस, फेल, लर्न समथिंग फ्रॉम इट, राइज बैक, वो गलती दोबारा नहीं करनी है, दूसरी गलती करनी है, देन फेल, देन राइज बैक। सीख लिया ना, यू हैव गेन्ड योर ओन एक्सपीरियंस। दूसरे के एक्सपीरियंस पे नहीं आप बात कर रहे, अब अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे, तो बात करने में वजन आएगा कि नहीं आएगा? सही है, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट लगेंगे आप। सो इंग्लिश का भी रोल प्ले होता है क्या? ओके, इंग्लिश का आई वुड से आप किससे डील कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना। अगर कोई आपको जज कर रहा है आपकी इंग्लिश के ऊपर, या आप जिस प्रोफेशन में है वहां पर इंग्लिश मैटर करती है या डिमांड में है, तो आपको उसके ऊपर काम जरूर करना चाहिए। लेकिन वो आड़े आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस चीज के लिए तो आप हायर कर सकते हो किसी को जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, पिचिंग के लिए आप मार्केटिंग के लिए किसी और टीम को हायर करो, आपका आइडिया है, आप बाकी चीजों पे काम करो। लेकिन आपको अगर अपनी पर्सनालिटी में कोई चीज आपको लगता है कि ये, मुझे लगता है कि ये खटकती है, तो आप उस पर काम जरूर करें। जब हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स करते हैं तो हम जौहरी विंडो के थ्रू पता करते हैं और इनफैक्ट सामने वाले को गाइड करते हैं कि आपको कैसे जानना है और कैसे आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और फिर किन चीजों पे आपको काम करना चाहिए, जिसमें से एक होता है ओपननेस, ओपन विंडो। ओपन विंडो में क्या होता है, कुछ चीजें जो आपकी पर्सनालिटी की कमियां जिनको कहते हैं या स्ट्रेंथ भी, वो आपको भी पता है और दूसरे लोगों को भी पता है। दूसरा होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में आपको नहीं पता,
कि मेरे अंदर क्या कमी है और क्या क्वालिटी है, लेकिन दुनिया को दिखती है। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप खुद सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जिनको जानते हैं उनसे अपने लिए सॉल्व करवाते हैं। तो अगर उनमें से कुछ चीजें कॉमन आई है ना, तो उन पे भी सजेस्ट यू शुड वर्क, यू मस्ट वर्क। तो क्योंकि आपने बोला इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे पर्सनालिटी में मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को लो लेके आती है और बस ये कर लूं तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, तो फिर वो कीजिए ना। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं यू आर तो फिट, बट किसी को अगर अपनी पर्सनालिटी में लगता है कि आई एम ओबीज या मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, तो उसको लगता है जब मैं, खासकर गर्ल्स के साथ होता है कि मैं वेट लूज कर लूं तो मैं बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हूँ, या फिर मेरा फेस बहुत अच्छा आएगा, मैं और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ। तो आई थिंक दे शुड वर्क इन दैट डायरेक्शन। हम बॉडी शेमिंग को नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन अगर ये आपके कॉन्फिडेंस में आपको नीचे लेके आ रही है तो आप काम कीजिए। बिल्कुल। या सो मैम 3 टर्म्स है आजकल, बहुत लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। एंजाइटी, सेल्फ डाउट और इम्पोस्टर सिंड्रोम। इनके बारे में कुछ बताएंगे, आखिर ये होता क्या है और कैसे इनसे ओवरकम किया जा सकता है? श्योरली। एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी का मतलब क्या होता है? उसमें आपको शिवर करते हैं आप, या फिर आपको घबराहट होती है, पेट में कुछ अजीब सा फील होता है और आपको रीजन नहीं समझ आ रहा होता। लेकिन ये होता क्यों है, अगर आप समझ जाएंगे तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि ऐसा हो गया तो, मैं स्टेज पे फंबल हो गई तो, मुझे लाइंस याद नहीं आई तो ये जो फीलिंग्स है ना, इससे ये आपका ब्रेन जो है ये वाले न्यूरॉन्स और हार्मोन सिक्रीट करता है, क्योंकि आप अंदर से बहुत टेंस्ड है तो वो थोड़ा कूल डाउन इफेक्ट के लिए। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि ये इस वजह से हो रहा है, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो जो हम सिखाते हैं, लॉन्ग ब्रीथ करो, मिरर टॉक करो। जैसे हम अभी पॉडकास्ट में आए, आई डिड माई एक्सरसाइजेज ऑलरेडी, वरना हम बात ही नहीं कर पाते। सो यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ इन द मिरर, रिपीट द एफर्मेशंस जो हम सेशंस में सिखाते हैं, जैसे यू कैन डू इट, यू आर इनफ, यू आर बेस्ट, जो शाहरुख खान के बारे में बड़ा फेमस है कि ही ऑलवेज यूज्ड टू से यू आर बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, एंड ही बिकेम द बेस्ट। बिकॉज आप खुद को वो बोल रहे हो तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो ना। सो ही इज डूइंग द मिरर टॉक। मिरर टॉक कर रहे हो, चाहे वो खुद बिना मिरर के खुद से बोल रहे हो, अपने दिमाग में बोल रहे हो। इट्स लाइक अ रेगुलर भजन दैट्स गोइंग ऑन, मंत्र चल रहा है उनके दिमाग में ऑल द टाइम। सो अपने दिमाग में अपने लिए ये मंत्र हम बोल तो सकते ही है ना। सो इट बिकम्स रियलिटी, क्योंकि लोग जो है वो आपका बेस्ट देखना चाहते हैं। वो जो उनकी इमेजिनेशन में ऐसा करोगे तो बेस्ट हो जाएगा, वो नहीं देखना चाहते, वो आपको देखना चाहते हैं आप अपने बेस्ट कैसे बन सकते हो। तो जब आप मानोगे तो बन जाओगे। जी, बिल्कुल करेक्ट। सो वो एंजाइटी के लिए तो ये जवाब हो गया। दूसरा हमने क्या आपने बोला? सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट जो हमने इससे पहले वाले सवाल में बात की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सेल्फ डाउट जब होता है तभी आप कोई डिसीजंस नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपको फेल होने का डर है। डाउट का मतलब क्या है कि आपको पता नहीं है ये डिसीजन सही होगा या गलत होगा। एक तो अपने डिसीजंस को ओन करना सीखना बहुत जरूरी है कि अगर अच्छा हो गया तो मैंने किया, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ब्लेम से डर लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज की जनरेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको अपने डिसीजंस को ओन करना चाहिए। अगर ये कप टूट जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये ना देखूं कि किसी ने देखा तो नहीं। बेटर यू टेल समवन दैट उसको क्लीन कर दो, आई एम सॉरी मुझसे टूट गया। क्या होगा इससे? क्या हो जाएगा बताइए? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपको एक मग देना पड़ जाएगा और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपने सीख लिया ना, अगली बार अच्छे से पकड़ोगे। बिल्कुल। सो यू शुड नॉट बी स्केयर्ड। और क्या पता उल्टा हो जाए, आपको एप्रिसिएशन मिले कि अरे हम तो थे भी नहीं एंड शी इज सो ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो बेसिक नेचुरल पुरानी हमारी क्वालिटीज है वही तो मिसिंग है। और अब जब हम ये देखते हैं लोगों में तो हम इंप्रेस हो जाते हैं। कितना आसान है अब लोगों को इंप्रेस करना। तो आपको आपकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के लिए हो सकता है काम मिल जाए, समझ रहे हैं, दोस्ती हो जाए, अच्छे रिलेशंस डेवलप हो जाए। तो जिन चीजों को वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, सेल्फ डाउट में आ रहे हैं, वही चीजें उल्टा करके देख लो, पॉजिटिव हो सकती है अपने लिए। हाँ। और थर्ड आपने बोला इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम इज समथिंग जहां पर कि आप खुद को ब्लेम करते हो
आपको लगता है कि मेरे अंदर ही कमी है, ये खुद को पनौती सा मान लेते हो, सो दैट्स एनीवेज अनहेल्दी। क्यों करना है ऐसा? किसी दूसरे को भी नहीं मानना चाहिए, तो आप खुद के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो उससे बाहर आने का बस यही तरीका है कि बी कॉन्फिडेंट, लव योरसेल्फ। कुछ एफर्मेशंस हैं, उनको रिपीट करो जिनसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आई लव माई सेल्फ इज द मेन कॉन्फिडेंस बूस्टर। जो करीना कपूर जब वी मेट, मैं अपनी फेवरेट हूँ, सो बिकम योर फेवरेट। हर लड़के को भी बोलना चाहिए आई एम माई फेवरेट, आई से दैट। मैम, आजकल की ऑडियंस में एक फियर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा होने लग गया, लोगों को मरने से डर लगने लगता है। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ इंसाइट आप डालना चाहेंगे? ये तो मुझे पता ही आज चला है कि फियर ऑफ डेथ भी है लोगों में। होता है, लोग वाकई में सेशंस भी लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं कि व्हाई आई एम डीलिंग विद फियर ऑफ डेथ। ओके, इनफैक्ट आजकल मैं जिनकी काउंसलिंग कर रही हूँ वो तो सुसाइडल हैं। दे वांट टू डाई, दे वांट टू फिनिश देयर लाइफ, कि क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं है। दे आर बिकमिंग दैट थॉट। सो दिस इज टोटली डिफरेंट, दैट दे वांट टू लिव। इट्स अ गुड थिंग ना, कि आप जीना चाहते हो, आप मरना नहीं चाहते हो, दैट्स अ गुड थिंग। सो मुझे लगता है ये ज्यादातर फियर ऑफ डेथ जो है वो ओल्ड एज या मिड एज के बाद आता होगा। जहां तक मैंने समझा है कि जब आपके साथ के एज ग्रुप के लोग या तो एक्सीडेंट से या हार्ट फेलियर से, आजकल खैर हार्ट फेलियर किसी भी एज में हो रहे हैं, या किसी भी प्रोलॉन्ग बीमारी से जूझते हैं, और आप उनको जब हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं या उस टाइप की इवेंट्स अटेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हर सिचुएशन को अपने ऊपर लागू करके देखते हैं। सो आप रिलेट करते हैं कि उसको कैंसर क्यों हुआ, ओके वो ऐसा ऐसा लाइफस्टाइल उसका था, मेरा भी ऐसा ही कुछ है, तो कहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। So it's again the same thing. You should be confident about your living lifestyle, your living standards. You should be confident of your own choices, basically. Correct. और fear of death तो मुझे लगता है कि आपको फौजियों से मिलना चाहिए, जो बंदूक लेके बॉर्डर पे जाते हैं और मौत के मुंह में जाते हैं, वो उनको डर नहीं होता, फिर भी डर नहीं लगता, और वो ये गाना गाते हैं कि मैं आऊंगा, लौट के आऊंगा, वापस आऊंगा। So we should take inspiration from surroundings और पॉजिटिव हो जाना चाहिए। आपने जैसा कहा काउंसलिंग्स के लिए जाते, तो काउंसलिंग्स में हम इसी टाइप के मोटिवेशनल साइकोलॉजी या रिवर्स साइकोलॉजी के साथ में उन पेशेंट्स के साथ काम करते हैं। कई बार लोगों के पास बात करने के लिए नहीं होते, लोग अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होते, सुसाइडल हो या ये वाला। मुझे लगता है दोनों केसेस में आपके पास अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आप वेंट आउट कर सकते हो अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, अपना फ्रस्ट्रेशन, और फिर सॉरी भी बोलना है, लेकिन ये नहीं कि उसको आपने पंचिंग बैग बना लिया है। उसको कन्वे करो, उसको थैंक यू बोलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड सॉरी इफ आई बॉदर्ड समवेयर, नाउ यू कैन ऑल्सो शेयर विद मी जो आपको करना है, ताकि वी फील बेटर। हमें तो लकी फील होना चाहिए जिस दिन भी सुबह उठते हैं, वी शुड से थैंक्स टू गॉड, बिकॉज हमारी आंख खुली है, हम कुछ कर पा रहे हैं, हमारे पास पर्पस है, जीवन जीने के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में। करेक्ट। अपनी जिम्मेदारियों को, सोसाइटी छोड़ो, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, वरना क्या होगा। सो अगर हमें लाइफ मिली है, इंसान की लाइफ मिली है, तो वी शुड बी दैट मच माइंडफुल बिफोर थैंकफुल ऑफ गॉड। यस, या मैम, कोई ऐसी स्टोरी जिसमें आजकल दो टर्म्स है, एक तो पब्लिक स्पीकिंग और एक स्टेज फियर, इनसे ओवरकम लोग करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी रियल लाइफ स्टोरी जो आपके स्टूडेंट पहले फेस कर रहे हो, उन्होंने ओवरकम किया? यस, आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग वन। आई हैव मेनी स्टोरीज, लेकिन एक आपने पूछा तो मैं चूज करके आपको बता रही हूँ। बिल्कुल। पहले हम समझते हैं पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज फियर टर्म को। तो पब्लिक स्पीकिंग का भी फियर होता है और स्टेज पे जाने का भी फियर होता है। वो बेसिकली आपको क्राउड को फेस करने में जो डर लगता है, और जहाँ पर आपको एंजाइटी फील होती है और आप फंबल कर जाते हो, ब्लैकआउट हो जाता है, भूल जाते हो, ये इसी को कहते हैं, मतलब थोड़ा फोबिया। सो देयर वाज वन लेडी who had come to me. She was a mother and mother of 2 kids, and she was a plus size woman. Plus size समझते हैं, मतलब थोड़ा सा healthier side में. Not body shaming, I'm going to appreciate her thoughts. So after we met, she had come to me for her daughter's session.
एंड जब वो एडमिशन के लिए आई उसी टाइम से ही शी वाज थोड़ा बहुत मुझसे इंटरेक्ट करते हुए शी वाज सेइंग कि आई वांट टू हेल्प हर, वो मेरी तरह ना हो जाए। मैं कॉलेज और स्कूल टाइम में डांस स्टेज पे करती थी, मेरे को बहुत मन था रैंप पे वॉक करने का, बट नाउ आई एम अब तो नहीं कर सकते। ऑल दोस टॉक शी यूज्ड टू डू, अब मैं चाहती हूँ मेरे सपना मेरी बच्चियां पैदा मतलब वो करे, पूरा करें। सो ऑफ कोर्स इट्स एन अप्रिशिएबल थिंग। बातों बातों में आई इन्वाइटेड हर, आई सेड कि एक काम कीजिए, आई कुड फील दैट देयर इज समथिंग दैट शी वांट्स टू फॉलो, शी वांट्स टू डू, बट शी इज नॉट गेटिंग द प्लेटफॉर्म, या मैं भी समझना चाहती थी कि व्हाट इज इट दैट्स होल्डिंग हर बैक। सो आई टोल्ड हर कि अगर आप पहले आपने पार्टिसिपेट किया है और आपका मन है अभी भी, तो अभी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट। उन्होंने वही बताया कि नाउ आई फील कि मुझे लोग कैसे जज करेंगे, है ना, और मैंने ना परफॉर्मेंस वैसे किए हैं लेकिन कभी बोला नहीं। वैसे स्टेज पे जब पेजेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको बोलना पड़ता है, आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, आपको क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में आंसर करना होता है। सो आई टोल्ड हर सेम थिंग, जस्ट डू इट, करके तो देखो, उसके बाद होगा ना डिसाइड। आप क्राउन के लिए मत जाओ, आप अपने एक्सपीरियंस के लिए जाओ। एंड trust me, we had 15 days before registration. She got through audition, we prepared, we practiced. हमने डमी रैम्प वॉक्स किए, डमी सेशंस किए, क्वेश्चन आंसर पूछा, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया। और इंट्रोडक्शन वाज सो डिफरेंट कि मैं ये हूँ, मेरे फैमिली मेंबर ये हैं, नो, इट वाज 60 सेकंड का इंट्रोडक्शन विद एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन हर लाइफ। एंड कैन यू बिलीव शी won the crown? She became the winner. It took only 3 months. क्योंकि उन्हें ये डाउट था कि मैं कैसी दिखती हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट लोगों ने इसी वजह से उनको विनर बनाया कि इतनी कमियां जो हमें बाहर दिख रही हैं, उसके बावजूद जिस कॉन्फिडेंस से दैट लेडी इज पार्टिसिपेटिंग, सो शी बिकेम इंस्पिरेशन फॉर हर गर्ल्स ऑल्सो। So I feel it's a success story. That's great. Yes. So अभी भी वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं कंटिन्यू? She is the winner. जब आप क्राउन जीत जाते हो किसी पेजेंट में तो आप सोशल फिगर हो जाते हो, आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपसे स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इंटरव्यूज में इनवाइटेड होते हो, आप न्यूज चैनल पे आते हो, देयर आर एनजीओज जो आपसे एसोसिएटेड होते हैं, स्कूल्स आपको इनवाइट करते हैं, वहां पे आपको स्पीच बोलना होता है, तो आप एवरीडे स्टेज पे हो, आप पब्लिक स्पीकिंग एवरी डे कर रहे हो अब, बिकॉज नाउ इट्स बिकम नेचुरल। एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे का पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस। अगर 3 महीने की मैं बात कर रही हूँ तो 3 महीने में हमने काफी एक्सरसाइजेस की, और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो आप बाद में फॉलो करते हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशन होती है ना, और थोड़ा आप कुछ ऐड करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक आ गया है। जब आपके पास रियल एक्सपीरियंस है ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें इंस्टाग्राम एडिक्शन हो गया है, हमें फ़ोन एडिक्शन हो गया है, तो कुछ तो ऐसे साइंस हो गए जिन्हें हमें पता लग जाए कि हम वाकई में एडिक्ट है भी या नहीं है। बिल्कुल, नीड ऑफ द आवर क्वेश्चन है और मैं इस पर काम भी कर ही रही हूँ। एडिक्शन का साइन आप ये बताइए, मेजरली एडिक्शन किसके साथ सुना है, किस टर्म के साथ सुना है आपने? मेन तो एडिक्शन फोन का ही होता है, अल्कोहल का होता है जी, है ना, स्मोकिंग का एडिक्शन होता है ना, कि वो बहुत एडिक्टेड है। कैसे पता चलता है, क्या क्या साइन आपको लगता है कि ये एडिक्टेड है? ये तो ड्रंकर्ड हम बोल देते हैं किसी को कि ये तो एडिक्टेड है, अल्कोहल एडिक्टेड है। कोई सबसे मेजर डेली उसको कंज्यूम कर रहा है, उसके बिना रह नहीं पा रहा, फ्रीक्वेंटली कंज्यूम कर रहा है। यस, सो पहला मेजर है कि आप रह ही नहीं पा रहे उसके बिना, है ना। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम में है, जब बिल्कुल ही अब आपके हाथ से चीज चली गई है। लेकिन ये शुरू हो जाता है जैसे आपको किसी एक्चुअल सिचुएशन में आपके रियल फ्रेंड्स बुला रहे हैं और आप रियल फ्रेंड्स से ज्यादा रील पे रहना पसंद कर रहे हैं, तो वहां से हल्का हल्का फील कर लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ। Why I am not enjoying the real life? जब मैं कर सकता हूँ, जब कोई मेरे आसपास नहीं है तो चलो मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ देख रहा हूँ, कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ, कुछ जरूरी नहीं है ना कि हम सिर्फ रील्स में, आजकल तो बहुत एजुकेशनल पॉडकास्ट वगैरह भी हैं, तो हो सकता है आप अपनी नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास रियल लोग हैं उस टाइम पे अगर आप उनको प्रेफर नहीं कर रहे तो पहला साइन तो ये होता है।
ठीक है। दूसरा साइन ये होता है कि आप हर चीज के लिए मोबाइल पे डिपेंडेंट हो चुके हो। आपको सब्जी बनानी है, देख लेती हूँ, मोबाइल, है ना। आपको कुछ आर्टिकल लिखना है, आप मोबाइल पे देख रहे हैं। आपका ब्रेन कहाँ है? आपकी रियल नॉलेज कहाँ है? कुछ पॉइंटर्स तो बनाइए, उसके बाद आप उसको रेफर कीजिए ना। इसको सेकेंडरी की जगह प्राइमरी कर लेते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड हो गए हैं, और जिस चीज पे आप डिपेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली वो एडिक्शन का रूप ले लेगा। जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइक हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं पिछले 2-3 घंटे से। अब हमें चाहिए कि इंस्टेंट उस साइकिल को अपन ब्रेक डाउन कर ले, तो उस चीज को अपन कैसे कर सकते हैं? एक तो बहुत अच्छी चीज ये है कि मोबाइल के ऊपर भी आप स्लीप मोड लगा सकते हैं। आप कितने आवर्स का टाइमर लगाना चाहते हैं कि वो आपको रिमाइंड कराए कि नाउ यू आर ऑन दिस ऐप फॉर मोर देन 2 आवर्स, या फिर आपका फोन स्क्रीन टाइम इतना देर का हो गया, वो रिमाइंडर है। आप उसको स्नूज भी कर सकते हो, या फिर आप उसको फॉलो कर सकते हो, है ना। या फिर आप ये जैसे मम्मी लोग, वैसे तो हमारे इंडियन घरों में तो मम्मियां हैं ही, अरे 2 घंटे से फोन पे हो, है ना, तो उनकी बात भी हम मान लें तो वो भी खुश हो जाएंगी ना, मेरे बोलते ही रख दिया। पर नहीं, हमें आदत है ना स्नूज 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 की, तो मम्मियां भी 4-5 बार जब तक नहीं बोलेंगी तब तक हम रहते हैं वहां पे। आई थिंक ये तो मेजर फैक्टर है साइकिल को ब्रेक करने का, मम्मीज हैं। हम खुद मतलब भूख लग जाती है है ना। आप ज्यादा देर फोन पे रहते हो तो आपको भूख लग जाती है। सबको ब्रेक्स लेने चाहिए ना, आप कुछ मंचिंग के लिए। पर हम क्या करते हैं, हम वो फोन लिए जाते हैं किचन में, कुछ खाने का ले आते हैं, फिर वापस से देखने लग जाते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट रील्स, हम बिंज वॉचिंग जो आजकल बड़ा फेमस है, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज एक ही दिन में खत्म करनी है हमें, चैलेंज लेते हैं, राइट। सो यही चीजें हैं जिनको हम बहुत बोल्डली गेम की तरह करते हैं। जब पबजी भी नया था तो उसको लोग एंजॉय करते थे, बाद में पता चला कि इट्स डेंजरस। तो वो जब तक बहुत डेंजरस की हद तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम उसको अवॉइड करते हैं। सो इट्स बेटर। एक और बहुत अच्छी बात ये है, आपसे शेयर करूंगी मैं, कि ब्रिटिश काउंसिल ने एक वहां पर वो किया था, सर्वे किया था स्टूडेंट्स का। 46% स्टूडेंट्स ने ये बोला कि हमें स्क्रीन से वी वांट रिड, हमें ना चाहिए नहीं स्क्रीन, हमें मी टाइम चाहिए विदाउट स्क्रीन। तो सोचो कितना अवेयर हो गए वहां पे स्टूडेंट्स, बिकॉज उसका बहुत रिपोकशंस वो लोग झेल रहे हैं। दे आर गेटिंग दैट इफेक्ट बिकॉज काफी अवेयरनेस फैल रही है इस चीज को लेकर के। सो गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। क्या इंडिया में भी लोग अवेयर हो रहे हैं? हम उसी मिशन पे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। वी आर आप इस तरीके के क्वेश्चंस अगर रेज कर रहे हैं तो देखा जाए तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि लोग उस बारे में जवाब, है ना। जब लोग ढूंढेंगे आज से कुछ टाइम बाद, अगर कोई सर्च में यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल आपका अभी जाता है इंटरव्यू, और वहां पर सर्च में डालेंगे कि हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ, यस, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ आई एम एडिक्टेड टू मोबाइल्स और व्हाट आर द हार्म्स दैट मोबाइल इज गिविंग टू अस, तो आपका आएगा ना, रिजल्ट आएगा उसमें। सो वी आर डूइंग द सेम थिंग। या सो अब आजकल थोड़ा सा क्या लव शब्द की तरफ अपनी यूथ ज्यादा डाइवर्ट हो रही है। सो रिलेशनशिप में भी पर्सनालिटी का कोई रोल होता है? बिल्कुल होता है। यू वुड अग्री? यस। सबसे पहले तो पर्सनालिटी का ही रोल होता है ना। बाकी डिटेल्स तो बाद में समझ में आती है। पहले तो आप फर्स्ट साइड जिसको कहते हैं वो आउटर पर्सनालिटी का ही रोल होता है, और जो आपकी फर्स्ट इंप्रेसिव पर्सनालिटी लगती है तो वो आपके इनर क्वालिटीज की वजह से आती है ना। सो इट इज अ मेजर थिंग आई वुड से। लव एट फर्स्ट साइट, तो इसमें भी पर्सनालिटी का ही रोल है? इसमें तो आई वुड से इट्स करिश्मा, जो आपका ऑरा है, प्लस आपने उसको कैसे प्रेजेंट किया है। कुछ आपके नेचुरली, भाई आप बॉर्न हुए उन चीजों को आप बदल नहीं सकते ना। आपके जो लुक्स हैं, आपकी हाइट है, आपके हेयर हैं, इन चीजों को तो आप बदल नहीं सकते, बट ये भी मेजर रोल प्ले करते हैं। ये आपकी जो आउटर अपीयरेंस है, ये एक तो हो गई। दूसरा आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया। तीसरा वो ड्रेसिंग सेंस आया उन्हीं थॉट प्रोसेस से है जो आपके ब्रेन में आपके थॉट प्रोसेस हैं। फिर आप कितने जेंटल हो, हम्बल हो, कर्टियस हो, या फिर क्या क्वालिटी आपकी किसी को पसंद आ रही है। सो या इट्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनालिटी ओनली। सो क्या कम्युनिकेशन भी मैटर करता है अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में है? हाँ। आजकल लोग बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेट होकर रिलेशनशिप्स को ब्रेक कर लेते हैं। आई थिंक लॉन्ग रिलेशनशिप्स का क्रेडिट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को जाता है,
बाकी सब चीजें धुंधली हो जाती हैं जब आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में देखेंगे। जो इन्वेस्टमेंट है सबसे बड़ा वो कम्युनिकेशन का है। बिकॉज आप कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, एक तो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके जेस्चर्स होते हैं, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है जिसमें मेजरली बॉयज मिसिंग करते हैं और गर्ल्स को ये ज्यादा मैटर करता है। एंड जो गर्ल्स हैं दे आर वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग, बॉयज आर नॉट दैट गुड, राइट। सो एक होता है वर्बल, सेकेंड इज वर्बल। वर्बल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीपल आर नोइंगली एफर्ट डाल करके कर लेते हैं वर्बल पे काम, बट वर्बल पे काम करने के लिए जो पीछे का प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, उसको चेंज करना, उस पे काम करना भी उतना ही जरूरी है। आप बोलोगे क्या जो आपके दिमाग में चल रहा है। मैं इस मग से वही दे सकती हूँ जो इसमें है। इसमें पानी है तो मैं आपको पानी ऑफर कर सकती हूँ, इसमें कॉफी है तो मैं कॉफी ऑफर कर सकती हूँ, बट आप मुझसे चाय मांगो, मैं नहीं दे सकती आपको। तो ये भी पता करना कि आपको क्या चाहिए। If you want tea, I should prepare tea for you. If I want to continue the relation, either I say नहीं तुम चाय नहीं मांगो, या तो सामने वाला समझ जाए कि नहीं यहाँ चाय नहीं मिलेगी, यहाँ कॉफी मिलेगी, तो वो अपना टेस्ट चेंज कर ले। So because there are two people, so balancing is important. हम सोचते हैं कि मैंने अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट कर दी, अब सामने वाले की जिम्मेदारी है। सामने वाला सोचता है कि मैंने कर दी, अब इसकी जिम्मेदारी है। होना क्या चाहिए कि सामने वाले की मुझे समझनी है, लेकिन अपनी समझाते हुए समझनी है, और अगर मैं उसकी समझ करके कुछ चेंज कर सकता हूं तो व्हाई नॉट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो यंगस्टर्स में आजकल क्या है, एक क्रेज होता है, मेरी फर्स्ट डेट है, तो फर्स्ट डेट में लड़का भी घबराता है, लड़की भी घबराती है, तो वहां पे कॉन्फिडेंटली अपन प्रेजेंट कैसे हो, यस दिस इज माय पर्सनैलिटी। ये बहुत क्यूट सा सवाल है, क्योंकि डेटिंग इज वेरी कॉमन नाउअडेज। पहले तो डेट वाले क्वेश्चन पूछना ही बड़ी बात होती थी। मतलब आप डेट पे जा रहे हो तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि डेट पे जा रहे हो, आप कहीं पूजा पाठ में जा रहे हो, ऐसा बोला जाता होगा, है ना। बॉयज का आई डोंट नो, बट इतना जनरली हम बात कर रहे हैं या लोग उस बारे में बात करते हैं कि इट्स माय फर्स्ट डेट। सो इंस्टाग्राम के जमाने में, फिल्टर वाले जमाने में फर्स्ट डेट पे घबराना बनता है, बिकॉज लोग रियल है ही नहीं ना। जब आप सब कुछ इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स के थ्रू देख रहे हो और फिर एंजाइटी आ जाती है, बिकॉज आपको लगता है कि अब तो मेरा रियल सेल्फ दिखने वाला है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सच में रेडी हो अपना रियल सेल्फ दिखाने के लिए। और वो कब होगा, जब आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं कैसी हूं ये मैं जानती हूं, और हम खुद से ही जज कर लेते हैं कि हाँ मैं ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ मैं इम्प्रेसिव हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ। सो वो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आपको लगता है कि नहीं विदाउट फिल्टर तो आई एम नॉट गुड, मैं डिजर्व नहीं करती, आई विल बी जज्ड, ये जो चीजें आती है ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट मत लो, फर्स्ट डेट का रिस्क मत लो फिर। लेकिन अगर आप ले रहे हो ये रिस्क, तो उसके रिजल्ट्स के लिए तैयार होके लो, बिंदास लो ना, इट्स ओके, देखा जाएगा। जब मतलब सेम ही चीज है, जब मम्मी पापा शादी तय करते हैं, अरेंज मैरिज में आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलने जा रहे हो, इट्स समथिंग लाइक दैट ओनली। बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। जो अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां जो उसको दिख जाएंगी, तो बॉय को भी सोचना चाहिए हाँ मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, वो उसको दिख जाएंगी, या उसको मेरी भी दिख जाएंगी, उसकी मैं भी देख के एक्सेप्ट कर लूंगी या कर लूंगा। सो यू शुड बी कूल अबाउट इट ना। बड़ी कूल जनरेशन है ना, सो यू शुड बी कूल, फिल्टरलेस मिलते हैं। बट फिर भी लोग सूडो पर्सनैलिटी बना के अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं। देखिए, आई वुड से फर्स्ट डेट है ना, थोड़ा बहुत बनता है, थोड़ा बहुत चलता है, माफ करना चाहिए। फर्स्ट डेट्स आर समथिंग लाइक कि क्रॉल करना सीख रहा है बच्चा तो गिरेगा, तो उस टाइम की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। बिकॉज जब भी आप फर्स्ट डेट पे मिल रहे हो तो लाइफ टाइम रिलेशन के लिए नहीं मिल रहे हो, आप जस्ट जानने के लिए मिल रहे हो कि फर्स्ट ही तो है, देखते हैं आगे क्या होता है। So you should not judge people. You should be very calm, non-judgmental. इतना comfort girl को भी देना चाहिए और boy को भी देना चाहिए that you can talk about your previous relations also. You could talk about I like it, I don't like it. इतना natural, unfiltered कि impress करने की कोशिश नहीं करनी है, मुझे आज दिखाना है कि मैं क्या हूँ। Then you like me or not. First date पे मुझे लगता है आपको ये रिस्क लेना चाहिए। उसके बाद जब आप में चेंजेस आएंगे ना, तो वो अप्रिशिएट करेगा कि फर्स्ट डेट पे इसने दिखाया था कि मैं पिज्जा पास्ता के अलावा कुछ नहीं खाती, और बॉय बोल रहा है मुझे तो इंडियन खाना ही पसंद है,
बट नाउ आफ्टर द फर्स्ट डेट पे हो सकता है आपने मिक्स अपना ऑर्डर किया, उसने अपना ऑर्डर किया, या आपने उसके वाला खाया। उसके बाद जब आप सेकेंड थर्ड टाइम मिलते हैं एंड शी इनवाइट्स यू टू अ तंदूरी रेस्टोरेंट, यू विल अप्रिशिएट ना कि तुमने मेरी वजह से ये वाला रेस्टोरेंट चूज किया। करेक्ट। लेकिन आपको पहले नहीं पता है, पहले वो एडजस्ट कर रही है सब कुछ और बाद में आपको चौथी डेट पे बता रही है, तो आपको बुरा लगेगा। अरे मैं पिज्जा पास्ता खा लेता यार, बता तो देती। यू विल फील डिच्ड। सो फर्स्ट डेट पे रियल जाना चाहिए बिल्कुल। मैम, हार्ट ब्रेक और रिजेक्शन से कैसे ओवरकम किया जाए, लाइक मूव ऑन कैसे किया जाए? इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज आप किसी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो इट्स नॉट ईजी। बट आप ये मान के चलिए कोई स्टार्टअप कर रहे हैं आप, तो आपका बहुत एम्बिशन है ना, तो आप उसमें थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं जी। और जब वो पैसा उसमें डूब जाता है तो आप कैसा फील करते हैं? हार्ट ब्रोकन, है ना। और वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपने सोची थी और वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गई, कभी वापस भी नहीं आएगी। लेकिन अगर उसको इस तरह से देखा जाए कि उस लॉस से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मैं अगले स्टार्टअप में गलती नहीं करूंगा और जो सीखा वो अप्लाई करूंगा। टेक योर रिलेशंस लाइक दैट। यस, वो इन्वेस्टमेंट है, वो वेस्ट नहीं हुआ, वो आपको कुछ सिखा के गया है जो कि आपकी आगे की रिलेशन बेटर बनाएगा, आपको एज अ पर्सन अच्छा बनाएगा। अपने माइंडसेट को ना ऑप्टिमिज्म की तरफ ले जाना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव, कुछ भी बुरा हो गया पॉजिटिव होना है हमें जिंदगी में, क्योंकि जीना है ना। रात आने के बाद अगली सूरज की किरणों का इंतजार करना है, लेकिन उस इंतजार में रोना नहीं है। सो जाते हैं ना हम आराम से चद्दर तान के, तो ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, जो सीखा वो सीख लिया, आगे जब सूरज उगेगा तब देखा जाएगा, तब वो सारी चीजें मैं अप्लाई करूंगा। और सबसे खूबसूरत बात रिलेशंस में ब्रेकअप की तो ये है कि वो ब्रेकअप परमानेंट नहीं होते, कभी कभी वो वापस भी आ जाते हैं। पैसा तो डूबा हुआ वापस नहीं आता, लेकिन रिलेशंस तो कभी कभी आ भी जाते हैं। सो या वो क्या टाइम के साथ में कैसे वापस आ सकते हैं या फिर आते हैं? इस पे मैं बहुत क्या बोलेंगे उसको, सटीक और तीखा एक बात बोलना चाहूंगी, जो हो सकता है कि लोगों को समझ आए कि मेरे लिए बोला है क्या। जनरली जब हम डेस्परेट होते हैं ना किसी चीज के लिए, डेस्परेशन समझते हैं आपकी, उतावलापन, परेशान कि ये चला गया, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि तुम मेरी लाइफ में यहां हो। मैं ये नहीं बोलती कि उसको वहां मानो नहीं, बट जब इतना ज्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो आपको सच में नीचे समझ लेता है कि हाँ आप नीचे ही हो। कभी कभी ऐसा होता है। और आपने सुना होगा ना कि जितना चीज के पीछे पीछे भागते हो उतना वो आपसे दूर दूर चली जाती है, भागती है। जब आप रिलैक्स हो जाते हो, तो जब वो आपको डिजर्व करती है, आप काम करो उसी दिशा में, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि मेरा ड्रीम ये है, आपका ड्रीम पहाड़ चढ़ना है, ठीक है। आप पहाड़ को देखते रहोगे, पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना है, आप थक जाओगे, आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आपका ड्रीम वहां पहुंचना है तो आप उसकी सारी तैयारी करो ना। तब तक जब आप तैयार होंगे तो लगेगा यूनिवर्स को कि अब ये तैयार है, पहाड़ पे चढ़ सकता है, नाउ इज द टाइम। सो इफ यू रियली वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ, आपको पता है कि क्या क्या लॉजिक्स रीजंस रहे हैं, तो आप अपने ऊपर काम करो, बट यू नीड नॉट टू हॉन्ट। आपको वो ज्यादा हर्ट करता है कि आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही जो पहले मिल रही थी। सो बेटर यू डोंट डिमांड द वैल्यू, आप भूल जाओ वहां से, आपको चाहिए ही नहीं, आपका काम बोले, आप मूव ऑन कर जाओ। आप बाकी रिलेशंस ट्राई करो अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, सो दैट यू डोंट नो, आपको लग रहा है वो परमानेंट या वही बेस्ट है, बट हो सकता है और भी कोई, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे किसी को। लाइफ इज वेरी बिग, मतलब किसी एक पे अपने को, मतलब बहुत अजीब सा क्लीशे सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। आपको रोटी खानी पसंद है, रोटी सब्जी हम इंडियन नॉर्थ इंडियंस को पसंद है जी। जब आप साउथ में जाते हैं तो आप मजबूरी में डोसा खाते हैं। अब आप बोलो नहीं मुझे तो रोटी ही पसंद है और मेरे को डोसा नहीं खाना, तो वहां पर जो आपको रोटी मिलेगी ना, आपको रोटी से नफरत हो जाएगी। जिस सिचुएशन और जिस कंडीशन में हो वहां किस हिसाब से काम करना बेटर है ना। और शायद आप डोसा खाओ, आपको इतना टेस्टी लगे, आप यहाँ पर क्या, यहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है, घर में बनते नहीं है क्या? लोगों को इतना पसंद है साउथ इंडियन की वो फिर घर में बनने लग जाता है, आपका फेवरेट कुजीन हो जाए, क्या पता। करेक्ट। सो इट्स योर माइंडसेट ओनली। सो मैम, एक शाई पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कैसे डेवलप हो सकता है?
स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब आपको क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मीन बोल्ड, करेजियस, लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट हो सके, अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। इवन वो बहुत शाई है लोगों को अपने आइडियाज बताने में, उसके माइंड में भी अगर कोई आइडिया चल रहा है तो वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ओके, सो आई वुड से कि शाय होना इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, क्योंकि कई बार इसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लैंग्वेज में, कि इंट्रोवर्ट होना और एक्सट्रोवर्ट होना दोनों अपने अपने जगह पे बहुत कभी कभी फायदेमंद चीजें हैं और दोनों के अपने अपने चैलेंजेस भी हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट होना खराब चीज नहीं है। पहले इस चीज को बाहर निकालना होगा कि मैं इंट्रोवर्ट हूं तो ये खराब चीज है, मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए। या आप एक्सट्रोवर्ट्स को देख के कभी कभी क्या होता है ना कि ओवर इंस्पायर हो जाते हैं, उनके अपने चैलेंज हैं, वो इतना ज्यादा बोल देते हैं कि वो डील होने वाली थी और खराब हो जाती है। और जो इंट्रोवर्ट है वो शायद बहुत सोच समझ के तैयारी के साथ में बोलता है, मिनिमल बोलता है ना, तो उसकी डील कभी कभी खराब नहीं होती है। प्रोग्रेस तब होती है जब दोनों ही अपने एम्बिवर्ट होने पे ध्यान दें, जहां जरूरी है वहां बोले, जहां जरूरी नहीं है वहां पे बिना बोले काम चला लें, है ना। अब क्योंकि आपने बोला कि अगर होना ही है किसी को अपनी इस कमी पे काम करना ही है तो क्या तरीके हैं, तो तरीका यही है कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं जहां पर कि आपको अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में झोंकना है और फिर वहां से कुछ लर्न करना है। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आने लग जाएगा, कुछ डील्स क्रैक नहीं होंगी, कुछ वर्कआउट कर जाएंगी। कोई आपके, देखिए अगर आपके अंदर ये कमी मतलब किसी भी इंसान में है तो आप में 10 विशेषताएं भी तो होंगी, स्ट्रेंथ्स भी होंगी ना। तो यहाँ पर मैं एक स्वॉट एनालिसिस करके टर्म है वो इंट्रोड्यूस करती हूँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये उसका फुल फॉर्म है। स्वॉट एनालिसिस आपके किसी भी डिसीजन मेकिंग में, किसी भी टाइप का अपने बारे में आइडेंटिफाई करना है, आपको सिचुएशन को एनालिसिस करना है, हर चीज में काम आता है। आपकी हो सकता है कि एक वीकनेस है लेकिन 10 स्ट्रेंथ्स है, उन पे काम कीजिए आप। करेक्ट। उस वीकनेस को हाईलाइट क्यों करना है? एक बहुत ब्यूटीफुल बात ये बोलना चाहूंगी आपको कि जो हमारी कमी होती है ना या वीकनेस है, उसको छुपा के चलो। सबको बताने की जरूरत नहीं है या अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। खुद पे काम कर रहे हो वहां पर कोच के साथ आपको कंफर्टेबल होना है, लेकिन जहां आप डील कर रहे हो दुनिया में वहां आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर यू हैव टू बी हम्बल, प्रिपेयर्ड और अपनी स्ट्रेंथ्स को फ्लॉन्ट करो। जब आपके घर में कोई आता है तो आपके घर में टूटा हुआ भी बर्तन है, आप उसमें तो नहीं उसको खाना दे रहे, घर का बेस्ट डिश आप निकाल के उसको सर्व करते हो। बेस्ट कप जो है मम्मी ने संभाल के रखे कि गेस्ट आएंगे तब इनमें है बेटा, इसी ट्रे में हम सर्व करेंगे, वो परोसते हो ना। तो अपना भी बेस्ट दिखाना है हमें, ये दिमाग में रखो। जो मेरी कमियां हैं वो अभी किचन में अंदर लॉक्ड है, वो मैं अकेले में डील करूंगा, ये थॉट के साथ में आगे बढ़ना है। सो मैम, लाइफ में एक पर्पस होना क्यों जरूरी है? पर्पस इज समथिंग लाइक एक रोड मैप है, जीपीएस जैसे आप लगाते हो तो आप कहाँ जाना चाहते हो उसका ही लगाओगे ना। आपके पास लोकेशन नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, कहाँ का रोड मैप लगाओगे आप। सो दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, यू शुड नो विच डायरेक्शन यू वांट टू गो। ठीक है, अपने को पता लग गया अब इस पर ये हमारा पर्पस है, इस पे हमें वर्क करना है। बट कुछ लोग उस पर्पस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो अपने पर्पस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? चैलेंज यही है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जरूरी क्यों है वो शायद अब सबको पता है कि कुछ तो मेरे पास पर्पस होना चाहिए ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। उसका बहुत अच्छा और बेसिक तरीका मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है। पहला ये आपको पता होना चाहिए कि मैं ज्यादा क्या इंजॉय करता हूँ। जो चीज आप इंजॉय करते हो वही आप उस डायरेक्शन में एक तो अपना पर्पस बना सकते हो। दूसरा, आप मेरी नीड क्या है, मेरी जरूरत क्या है। कभी कभी अपने पैशन को ही आप पर्पस नहीं बना सकते क्योंकि ये भी एक लग्जरी है। आप लाइफ में किस स्टेज पे हो, आप बॉय हो, गर्ल हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको पैसे की कितनी जरूरत है, आपको रिकॉग्निशन की कितनी जरूरत है, आपकी भूख क्या है, व्हाट इज योर हंगर, आपका वाई क्या है लाइफ में, आप क्यों कुछ करना चाहते हो, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने लिए करना चाहते हो, अपनों के लिए करना चाहते हो। ये कुछ सवाल हैं जिन सवालों के साथ हम वर्कशॉप्स में भी फर्स्ट सेशन जो है इसी का देते हैं कि गोल सेटिंग, तभी तो हम किसी चीज पे आगे काम करेंगे ना।
हो सकता है कि आपके गोल के लिए आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत ही नहीं है, आपके गोल के लिए आपको क्रिएटिव होने की जरूरत है। और अगर आप क्रिएटिव हो तो आप जहां कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है उस दिशा में जाओ मत ना, फिलहाल के लिए उस दिशा में जाओ जो एक्चुअल में आपके अंदर है, और फिर वहां से आप जब एक्सपैंड करोगे तो बाकी स्किल्स को जब डेवलप कर लोगे तब एक्सपैंड करो। सो इस तरीके से हम गोल सेट करते हैं। स्मार्ट गोल जो कि बहुत ओवर यूज्ड टर्म हो चुका है, बट आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको, जैसे हमने जीपीएस की बात की, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत दूर जाना है जो कि 30 किलोमीटर दूर जगह है या 80 किलोमीटर दूर जगह है, तो पहले आप 15 किलोमीटर दूर पे जो जगह आती है वहां का जीपीएस लगाओ, फिर उस 15 किलोमीटर के बाद आगे के 15 किलोमीटर का जीपीएस लगाओ, फिर फाइनल डेस्टिनेशन पर जाने के लिए जीपीएस लगाओ। करेक्ट। तो उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए भी आपके छोटे 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 गोल होने चाहिए। इट बिकम्स इजी, वरना आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपको लगेगा मैं वो पहुंच नहीं पा रही वहां तक, या पहुंच नहीं पा रहा जहां मैं जाना चाहता हूँ। करेक्ट। सो या पेरेंटिंग पे अगर अपन बात करें, पेरेंट्स को अपनी पेरेंटिंग के दौरान ऐसी क्या टर्म्स पे फोकस करना चाहिए वो अपने बच्चों में बचपन से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करे? लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बचपन से ही थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, शाई नहीं होते हैं। सो वो पेरेंटिंग में कैसे फीड कर सके बच्चों को? मैं सब कुछ तो पेरेंटिंग के ऊपर निर्भर नहीं होता है, लेकिन पेरेंट्स कैन गिव देयर बेस्ट, है ना। वो कैसे कर सकते हैं? वो अपने बच्चे को सुने, सबसे इंपॉर्टेंट। दे शुड क्यूरियोसिटी को किल ना करें। बच्चा अगर क्वेश्चंस कर रहा है तो उसको उन क्वेश्चंस का जवाब दें। और आज तो आपके पास गूगल है, आपको नहीं भी पता तो आप गूगल पे सर्च करके, उसको मत बोलो गूगल पे सर्च करो, आप उसके लिए मेहनत करो, आप ढूंढो, आप बताओ कि आप किस तरीके से वो बात बच्चे को पहुंचाना चाहते हो। बट आंसर देयर क्यूरियोसिटी, डोंट किल इट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बोला कम्युनिकेट करने के लिए, चैलेंज ये है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे अनफॉर्चुनेटली मोबाइल, टीवी और नैनीज के साथ में हैं। वहां पर थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है, बिकॉज पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जब तक बच्चे थे तो वो ऑटोमेटिक जो कहानियां होती थी ना, नानी दादी की कहानियां, या हर मोमेंट पे उनको सही सलाह देना या उनके ऊपर ध्यान रखना, या बच्चा कुछ बात एक्सप्रेस करना चाहता है स्कूल से आके कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, सो देयर इज अ पर्सन दैट इज इंटरेस्टेड इन देयर टॉक्स। अब वो चीज मिसिंग है, इसलिए अब पेरेंट्स को थोड़ा माइंडफुल होना जरूरी है और क्वालिटी टाइम देना जरूरी है। क्वांटिटी तो उनके हाथ में ही नहीं है, बिकॉज दे आर वर्किंग, उनके डिफरेंट चैलेंजेस हैं। एंड आई एडमायर, बिकॉज बच्चे के पास दो इंस्पिरेशन है, फादर एंड मदर, है ना। लेकिन क्वालिटी टाइम दोगे तो वो उस क्वालिटी टाइम के लिए क्रेव करेगा, वेट करेगा कि माई बेड टाइम विद माई ममा और संडे टाइम विद माई ममा और पापा, यू नो। और उस टाइम पे आप बच्चे को समझो भी और समझाओ भी। मैम, बिकॉज आप एक स्कूल टीचर भी रह चुके हैं, सो टीचिंग का अपने एकेडमिक्स में क्या रोल होता है पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? टीचर का तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो 6 आवर्स प्लस टीचर्स के पास रहते हैं, पेरेंट्स के पास भी नहीं रहते। क्योंकि जब घर पे भी आते हैं तो कभी होमवर्क कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, प्लेग्राउंड में जा रहे हैं, पेरेंट्स के पास भी 6 घंटा दिन में नहीं रहता बच्चा, टीचर के पास रहता है। और सबसे अच्छी बात, टीचर के पास ऑडियंस है ना, बच्चे जो है वो ऑडियंस है टीचर के पास, और टीचर को वो एडमायर कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो आपको देख रहे हैं। तो आप जो उनको कन्वे कर रहे हो, बोर्ड के ऊपर लिख रहे हो, उसके अलावा भी अगर कोई बात बोलोगे तो उस बात को भी बच्चे समझेंगे और अडैप्ट करेंगे अपनी रियल लाइफ में। इनफैक्ट मेरे साथ यही हुआ व्हेन आई बिकेम टीचर, बिकॉज बीइंग आर्मी वाइफ आई हैड दिस ऑप्शन ओनली। मैं कोई और करियर परस्यू नहीं कर सकती थी। सो आई जॉइंड स्कूल एंड देयर आई गॉट एक्साइटेड कि मुझे वाओ, आई एम गेटिंग 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। And you won't believe, it was not just 30. Later, I used to address the whole school assembly, या मैं अलग से classes में जाती थी, just for 5 minutes, 10 minutes, and to appreciate अगर उन्होंने good morning wish कर दिया या greetings of the day wish कर दिया, very nice, I'm inspired, I'm really, I appreciate कि आपने खड़े होके wish किया। आप लोग कितने etiquette वाले बच्चे हैं। तो वो किसी और को करे ना करे, मेरे को तो पक्का wish करते थे। तो it was not for me.
बट हो सकता है कि फिर वो बाकी टीचर से भी अप्रिसिएशन लेने के लिए करते होंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर वो उनको वहां से नहीं मिल रही तो निराश भी हो जाते होंगे ना। तो यही मैं कह रही हूँ, टीचर का रोल सिर्फ मेरे एक वेरी गुड से बच्चे की अगर डायरी में आपने वेरी गुड लिख दिया ना, उसने हैंडराइटिंग इंप्रूव की वेरी गुड, तो बच्चा मेहनत करता है अगले दिन। अगर एक दिन आपने नोट डाल दिया टीचर ने, तो बच्चा रोता है कि मेरे को आज नोट मिल गया, मुझे 1 स्टार कम क्यों मिला। तो सोचो कितना इम्पैक्ट होता है एक टीचर का। सो अ टीचर कैन बी द बेस्ट फ्रेंड फॉर द चिल्ड्रन। सो मैम, इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर राउंड्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। क्विक आंसर देना, अगर आप उसको एलिब्रेट भी करना चाहे तो नो प्रॉब्लम, है ना? ठीक है। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मैं नाइट आउल हुआ करती थी, nowadays I'm morning person and I prefer to be morning person. फीडबैक देना पसंद है या फीडबैक लेना? मेरा काम फीडबैक देने का ज्यादा है। I don't mind taking feedbacks also. Okay. बुक से सीखना पसंद है या यूट्यूब से? I am बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं उस जनरेशन में हूँ जब यूट्यूब और गूगल इतना ज़्यादा मुझे नहीं आइडिया था। तब भी एग्जिस्ट तो करता था, बट उसका नॉलेज भी हो या उसके कंटेंट भी शायद इतने इलेबोरेटेड नहीं थे। लेकिन आई लव इट, आई एम सो ग्लैड कि यूट्यूब एग्जिस्ट करता है। और बट आई मिस आउट, मुझे लगता है मैं टॉपर होती, टॉप करती अगर यूट्यूब मैंने उस टाइम फॉलो किया होता। ओके। ऑफलाइन हैंगआउट पसंद है या वर्चुअल मीटअप्स? ऑफलाइन, ऑफ कोर्स। टीम प्लेयर या सोलो परफॉर्मर? अगर टीम टास्क है तो टीम प्लेयर, आई एम अ गुड टीम प्लेयर। और आई एम अ सोलो परफॉर्मर ऑल्सो। जब स्टेज पे पब्लिक स्पीकिंग की बात हो तो आई एम अ सोलो परफॉर्मर। ओके। कॉन्फिडेंस ज़्यादा जरूरी है या कॉम्पिटेंस? दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर है और कॉम्पिटेंस नहीं भी है तो चल जाता है, लेकिन कॉम्पिटेंस है और कॉन्फिडेंस नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आता है। सो दोनों ज़रूरी हैं, बट फिर भी कॉन्फिडेंस आई विल चूज मोर। मनीषा मैम फॉर हैविंग विद अस एट द क्यू टॉक शो। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, बहुत अच्छी इंसाइटफुल नॉलेज आपने हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर करी। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. I also appreciate lovely questions and you're doing great job. All the best. Okay. So make sure to like, share and subscribe this podcast.